हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है भारतीय जल क्षेत्र में कोरल की 4 नई प्रजातियां दर्ज। हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारतीय जल क्षेत्र से एजुजेंथलेट कोरल की 4 प्रजातियां रिकॉर्ड की हैं। ये नए मूंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। यह पहली बार जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में के पानी से एजुजेंथलेट कोरल की 4 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। नए रिकॉर्ड का विवरण सेशेल्स एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेराइन साइंसेस में प्रकाशित किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरल के सभी 4 समूह एक ही परिवार फ्लेविलिडे से हैं। ये 4 समूह, इसमें पहला टर्नकेटोफ्लेवियम क्रेसम माइनवार्ड एंड हिमिन 1848, दूसरा टी इनक्रेसियम क्रेंस 1989, तीसरा टी एक्यूलेटम मिलाइन एवार्ड एंड हेम 1848 और चौथा इरेगुलर सेम्पर 1872 है। इन्हें पहले जापान में पाया गया था, जबकि केवल टी कैरिसम था जिसे अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित इंडो वेस्ट पैसिफिक वितरण की सीमा के भीतर दर्ज किया गया था। प्रमुख निष्कर्ष: एजुजेंथलेट कोरल कठोर मूंगों का एक समूह है। इनमें यूजेंथलाइन नहीं होता और ये सूर्य से नहीं बल्कि प्लवक के विभिन्न रूपों द्वारा पोषक प्राप्त करते हैं। 4 नए रिकॉर्ड अत्यधिक संकुचित कंकाल संरचना है। ये नए रिकॉर्ड नॉन रीफ बिल्डिंग के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। दरअसल भारत में कठोर या हार्ड कोरल का अधिकांश अध्ययन रीफ बिल्डिंग कोरल पर केंद्रित है, जबकि नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। अन्य तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में कठोर मूंगों का लगभग 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से लगभग 90% अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आसपास के जल में पाई जाती हैं। मूंगों का प्राचीन और पुराना पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के 1% से भी कम हिस्से को साझा करता है। हालांकि ये लगभग 25% समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान करती हैं। गौरतलब है कि प्रवाल भित्तियां दुनिया के महासागरों के सबसे अधिक उत्पादक टिकाऊ प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। अगला चर्चा का विषय है दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज। इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। यह दुनिया के कैरेबियन द्वीप समूह के ग्वाडेलूपे मैंग्रोव में पाया गया है। इस जीवाणु को थियोमार्गरिटा मैग्निफिका नाम दिया गया है। अधिकांश जीवाणु सूक्ष्म होते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इस जीवाणु की औसतन लंबाई 1 इंच और 1/3 भाग के बराबर पाई गई है। अध्ययन के मुताबिक टी मैग्निफिका 2 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसमें झिल्लियों का नेटवर्क है जो ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसका डीएनए टी मैग्निफिकिया कोशिका के भीतर छोटे झिल्ली नुमा अंगकों में होता है, जिसे पेपिन कहते हैं। अगला चर्चा का विषय है परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 साल की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की है। वह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। अमिताभ कांत को 17 फरवरी 2016 को नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा चुका था।
अय्यर 1981 बैच के उत्तर प्रदेश के कैडर्स के आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने विश्व बैंक में स्वच्छता पहल करने के लिए लगभग 10 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। अय्यर संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वस्थ भारत मिशन का नेतृत्व करने के लिए लौटे थे। 2017 में सरकार ने उन्हें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया था। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प नीति आयोग का गठन किया था। यह भारत सरकार के लिए कार्यनीति और दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के साथ साथ केंद्र और राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इनमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। अगला चर्चा का विषय है आपातकाल, जो हाल ही में चर्चित है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 के दिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या क्या है? पहला, जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के कारण भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र पर खतरा बताया गया है। तेजी से आर्थिक विकास और वंचित के उत्थान की आवश्यकता बताई गई है। भारतीय राजनीति में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप और वजह बताई गई है। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल का लक्ष्य आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना था। संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस को वापस ले लिया गया। कई राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन वादियों जो कांग्रेस पार्टी में के विरोध में थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल संवैधानिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। इसे 1 महीने की अवधि के भीतर दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। महत्वपूर्ण न्यूज को देख लेते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की अबॉर्शन का अधिकार देने वाला फैसला जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार देने वाले करीब 50 साल पुराने रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया है। बकौल कोर्ट संविधान अबॉर्शन का अधिकार नहीं देता। रो बनाम वेड फैसला 1973 में टेक्सास के एक अविवाहित महिला की याचिका पर आया था जो तीसरी बार मां नहीं बनना चाहती और अबॉर्शन कराना चाहती थी। अगला न्यूज है जम्मू कश्मीर में 2023 में होगा G20 की बैठक। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बैठक के समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। अगला न्यूज है नीति आयोग के CEO नियुक्त किए गए स्वच्छ भारत मिशन की अगुवाई करने वाले परमेश्वरन। हाल ही में परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है IB के नए चीफ बने तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय सचिव सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा। केंद्र ने शुक्रवार को आदेश जारी कर IPS अफसर तपन कुमार डेका को नया इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख नियुक्त किया।
वह अनुसंधान व विश्लेषण के सचिव सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया। डेका वर्तमान में आईबी ऑपरेशन डेस्क के प्रमुख हैं। वह 20 वर्षों से आतंकियों व धार्मिक कट्टरपंथियों को ट्रैक कर रहे हैं। अगला न्यूज है आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दी है। आरबीआई के मुताबिक टोकन युक्त कार्ड लेन देन को सुरक्षा माना जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के दौरान कार्ड डिटेल मर्चेंट के साथ साझा नहीं की जाती। ग्राहक को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगला न्यूज है भारतीय नौसेना के जहाज से उड़ीसा में VLSRS AM का किया गया सफलतापूर्वक परीक्षण। भारतीय नौसेना ने चांदीपुर उड़ीसा तट से भारतीय नौसेना का जहाज एक वर्टिकल लॉन्च 60 रेंज सतह से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने DRDO और भारतीय नौसेना के उनके प्रयासों के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस सफलता से हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा क्षमता और बढ़ेगी। अगला न्यूज है यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को दिया क्रेडिट स्टेट। यूरोपीय संघ ने सदस्यता के लिए यूक्रेन और मोल्दोवा को क्रेडिट स्टेट दिया। इसे लेकर यूक्रेन का राष्ट्रपति इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि यूक्रेन और भारतीय यूरोप संघ के साथ यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षता उर्सुला फॉन डर लायन ने इसे यूरोप के लिए अच्छा बताया है। हाल ही में विश्व युद्ध द्वितीय के समय डूबे अमेरिकी सेना के जहाज के अवशेष समुद्र तल से 23,000 फीट नीचे मिले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय डूबे अमेरिकी सेना के जहाज सैमी बी के अवशेष फिलीपींस सागर में समुद्र तल से तकरीबन 23,000 फीट नीचे मिले। इसके साथ ही दुनिया में सबसे गहराई के जहाज के अवशेष मिलने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इस जहाज में 224 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 89 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला न्यूज है देश के 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा व 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और यूपी में डबल इंजन सरकार के व्यापक समर्थन का संकेत देती है। वहीं त्रिपुरा में जीत पर प्रधानमंत्री ने त्रिपुरावासियों को बधाई दी है। भारत में प्रतिबंध के बाद कई देशों को 18 लाख टन गेहूं निर्यात किया। केंद्र खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि बीते 23 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित करीब 1 दर्जन देशों को 18 लाख टन खाद्यान्न निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि गेहूं निर्यात को नियमित करने पर फैसला घरेलू उपलब्धता के साथ ही कमजोर देशों की उपलब्धता की रक्षा के लिए किया गया था। रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे G7 देश, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि G7 सदस्य देश के रूसी सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस सोने के निर्यात के जरिए अरबों डॉलर का कारोबार करता है। बाइडेन ने ट्वीट किया कि अमेरिकी पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए आवश्यक राजस्व से वंचित करने के लिए
अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाया है। एमपी ने रचा इतिहास, 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी। मध्य प्रदेश में बेंगलुरु ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की विजेता मुंबई की टीम को 6 विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। फाइनल में मध्य प्रदेश के यश दुबे, शुभम शर्मा और रजत पाटीदार ने शतक बनाए। मध्य प्रदेश की टीम 1998-99 सीजन के पहली बार रणजी फाइनल में पहुंची थी। अगला न्यूज है, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहली बार मिली दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति। हाल ही में भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति खोजी गई है। यह खोज चमोली उत्तराखंड के स्थित मंडल घाटी में उत्तराखंड वन विभाग की एक रिसर्च टीम द्वारा खोजी गई है। इस पौधे का नाम यूटिकुलेरिया फुरसेल्टा पाई गई है। इस खोज को प्लांट टेक्सोनॉमी और वनस्पति विज्ञान पर आधारित 106 साल की पुरानी पत्रिका जर्नल ऑफ जापानीज बॉटनी में प्रकाशित किया गया है। अगली न्यूज है, दिल्ली में पहली बार आग बुझाने के लिए किया गया रोबोट का इस्तेमाल। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने रविवार को आग बुझाने के लिए पहली बार रोबोट का इस्तेमाल किया। रोबोट व दमकल के 23 वाहनों की मदद से समय पूर्व बादली में प्लास्टिक के एक 3 मंजिले गोदाम में लगी आग बुझाई। गौरतलब है कि बीते महीने मुंडका आग हादसे में 27 लोगों की मौत के बाद डीएफएस में रोबोट शामिल किए गए थे। अगला चर्चा का विषय है, जर्मनी में विमान से उतरे समय बैकग्राउंड में इंद्रधनुष के साथ पीएम मोदी की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए म्यूनिख जर्मनी पहुंचने के बाद उनकी तस्वीर वायरल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा विमान से उतरते वक्त बैकग्राउंड में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। सरकारी ट्वीट हैंडल ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, जबकि 1.3 अरब भारतीयों के नेता का प्राकृतिक सतरंगी अवतरण के साथ स्वागत हुआ। अगला है, भारत में स्पेस स्टार्टअप के बारे में पहले शायद ही सोचा गया था, जब अब तक 100 से अधिक इसके क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन आज इसकी संख्या 100 से अधिक हो गई है। उन्होंने अग्निकुल, स्काईरूट, ध्रुव स्पेस, दिगंतरा जैसे कुछ स्टार्टअप का जिक्र कर बताया कि वे इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। अगला है, असफल लॉन्च में वापस मुड़ी रूसी मिसाइल, अपने ही सैनिकों पर गिरी। रूस की सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण शुक्रवार तड़के विफल हो गया, जिसमें वो वापसी मुड़ी और अपने ही सैनिकों पर गिर गई। लुहांस्क के अल्चेवस्क शहर में असफल प्रक्षेपण का फुटेज ऑनलाइन सामने आया है। अगला चर्चा का विषय है, शीर्ष 10 कंपनियों में 9 का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 2.51 लाख बढ़ाकर 2.51 लाख बढ़ा। BSE पर सूचीबद्ध 10 सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनियों में से 9 का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 2.51 लाख करोड़ बढ़ा है। TCS के बाजार मूल्यांकन में सर्वाधिक 74,534.87 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसके बाद यह 12,04,907.32 करोड़ हो गया है। HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL और
आईसीआईसी बैंक के शेयरों ने वृद्धि दर्ज की, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री ने घाटा दर्ज किया था। अगला है मीडिया व मनोरंजन उद्योग के 2030 तक सालाना 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीडिया व मनोरंजन उद्योग के 2030 तक सालाना 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मीडिया व मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसके 2025 तक सालाना 4 लाख करोड़ का कारोबार करने का अनुमान है। बकौल ठाकुर बॉलीवुड टॉलीवुड की जगह पर भारतीय फिल्म उद्योग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी जापान। इसका सही उत्तर है ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, नानकशाही सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? ए राजा रणजीत सिंह, बी बंदा सिंह बहादुर, सी दिलीप सिंह, डी महासिंह। इसका सही विकल्प है बी बंदा सिंह बहादुर। अगला प्रश्न है, लानोस बेसिन किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी बोलिविया, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी कोलंबिया। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी कोलंबिया। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स की थीम क्या थी? ए द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, बी द क्वालिटी फूड फॉर इंडिया, सी द फ्यूचर फूड ऑफ इंडिया, डी द सुपर फूड ऑफ इंडिया। इसका सही विकल्प है डी इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चर्चित शब्द थियोमार्गरिटा मैग्निफिका क्या है? ए गेंदे की नई प्रजाति, बी दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम, सी दुनिया की सबसे बड़ी तितली, डी पश्चिमी घाट की एक वनस्पति। इसका सही विकल्प है बी दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाली G20 बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। इसका सही विकल्प है बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, साओ जुआओ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी असम। इसका सही विकल्प है ए गोवा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ए सिंधु नदी पर, बी चेनाब नदी पर, सी झेलम नदी पर, डी ब्यास नदी पर। इसका सही विकल्प है डी ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न है,
पिच ब्लैक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। इसका सही विकल्प है बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? ए असम राज्य से, बी पश्चिम बंगाल से, सी उड़ीसा से, डी मेघालय से। इसका सही विकल्प है ए असम राज्य से। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार के मामले में भारत के शीर्ष 3 राज्य। ए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बी है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। सी नंबर है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। डी नंबर है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही विकल्प है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, G20 ट्राइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी इटली, डी सऊदी अरब। इसका सही विकल्प है डी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के विकास से संबंधित निकाय है? नीति आयोग, बी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, सी वानिकी अनुसंधान और शिक्षण परिषद, डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका सही विकल्प है बी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किस देश के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भागीदारी करने जा रही है? ए मिस्र, बी सऊदी अरब, सी इजराइल, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ए मिस्र। समुद्र पावक क्या है? ए गाइडेड मिसाइल क्रूज, बी उभयचर पनडुब्बी, सी डार्क लैंडिंग शिप, डी प्रदूषण नियंत्रक पोत। इसका सही विकल्प है डी प्रदूषक नियंत्रक पोत। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कुकुराथेंजिया क्या है? ए एक आक्रामक पौधा, बी मलेशिया की एक जनजाति, सी नामीबिया में एक वनस्पति, डी प्रशांत महासागर में एक द्वीप। इसका सही विकल्प है ए यह एक आक्रामक पौधा है। अगला प्रश्न है, मोबस का संबंध किस राज्य से है? ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी उड़ीसा। इसका सही विकल्प है डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, चरक पोर्ट स्थित है? ए ओमान, बी कतर, सी ईरान, डी कुवैत। इसका सही विकल्प है सी ईरान। अगला प्रश्न है, परमेश्वरन अय्यर को किस निकाय का सीईओ नियुक्त किया गया है? ए नाबार्ड, बी सिडबी, सी राष्ट्रीय आवास बैंक, डी नीति आयोग। इसका सही विकल्प है डी नीति आयोग।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ए सिंधु, बी चेनाब, सी झेलम, डी ब्यास। इसका सही विकल्प है डी चेनाब। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो मस्तिष्क के अंतर के कारण होती है। दूसरा, इसके लक्षण जन्म के पहले 2 सालों में उभर कर आते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही विकल्प है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रो बनाम वेड निर्णय किससे संबंधित है? ए गर्भपात अधिकार, बी सरोगेसी कानून, सी वैवाहिक बलात्कार, डी व्यभिचार। इसका सही विकल्प है ए गर्भपात। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।